चेयरमैनी के जो इलेक्शन थे वो ख़त्म हुए और किरतपुर में पहली बार कोई विपक्ष में मजबूत कैंडिडेट आए और लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया। मैं मुदस्सिर साहब से जो सवाल शुरू करने वाला हूँ उससे पहले एक मोईद है, उसने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें मुदस्सिर साहब ने कहा था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मुझे नहीं देखा, हाँ तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा, कोई बात नहीं, देखते ही ये हैं कल क्या होगा, तुम पछताओगे मैं पछताऊंगा। अब इसमें जनता को ये महसूस हो रहा है कि आपने जनता को कहा या किसको कहा? देखिए, मैंने सिचुएशन को कहा है। अब जिन लोगों ने नहीं चुना होगा वो समझ ले किसको कहा है। नहीं, अब उसमें ये लग रहा ना कि तुम पछताओगे या मैं पछता। यार, जिसने मुझे नहीं चुना, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, इसमें कोई मैंने कोई दोहा थोड़ी मारा। मैंने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। जिन्होंने मुझे नहीं चुना मैंने उनको कहा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अभी जैसे 5 साल आपके पास हैं, 5 साल जो है आपको मेहनत करनी है, तो ऐसे में तो ये कहा जाता है कि अगर जो लोग आपसे ख़िलाफ़ हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, आप उन्हें साथ लेने की कोशिश करेंगे। मगर आपके इस मैसेज से तो ये जाहिर हो रहा है कि मैं उन्हें इग्नोर करूँगा, मैं उन्हें साथ ही नहीं लूँगा। मैंने उन्हें इग्नोर करने के लिए नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं उनको साथ नहीं लूँगा। मैंने कहा नहीं चुनूँगा और साथ रहना, साथ करना, उनके लिए काम करना में बहुत फ़र्क होता है। चुनूँगा इन द सेंस कि मैं उनको अपना खसूसी दोस्त नहीं बनाऊँगा, अपना सहयोगी नहीं बनाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपना पर्सनल रिलेशन नहीं बनाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नहीं चुनने में। समाज और जनता एक अलग चीज़ है, वो तो सबके लिए बराबर होती है। और बात रही काम करने की, मैं 5 साल मेहनत नहीं 5 साल मेहनत नहीं करूँगा। 5 साल तो हो सकता है मैं कम मेहनत करूँ, अगर मुझे अल्लाह ताला कामयाब कर देता और मुझे लोग वोटों से जिताते तो मैं उस जीतने के बाद ज़्यादा मेहनत करता, ना कि इन 5 सालों में। अच्छा, ये क्या चीज़ रही जो इलेक्शन में इस बार कम लगा, जिस वजह से जिस तरह से आपका समीकरण लगाया जा रहा था, रफ़त खान साहब ने भी बताया था कि इतने वोटों से हम यहाँ मिल रहे हैं, इतने वोट हमें यहाँ मिल रहे हैं और हम जीत रहे हैं, मगर फिर भी एक आंकड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा रहा और एक विपक्ष, बहुत ज़्यादा मजबूत विपक्ष आपकी तरफ से नज़र आया। और आने वाले टाइम में युवाओं को आपसे उम्मीद लग गई है अब कि अगली बार भी मुदस्सिर जमा खान साहब लड़ेंगे, तो हो सकता है इस बार अगली बार वो सीट निकाल लें। तो कहाँ कमी रह गई? देखिए, जब हारता है ना आदमी तो 100 कमियाँ निकलती हैं, और जब जीत जाता है तो जिसके अंदर कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो इस वक्त तो मैं कहूँगा सारी कमियाँ हैं, तो जो मुझे सारी पूरी करनी है। बहुत सारी कमियाँ मैं मानता हूँ जो रही हैं, जिसको पूरा करना है। एक कमी ये भी है कि जो बहकावे, जो तरीके, जो रिसोर्सेज मौजूदा चेयरमैन के पास थी वो कहीं ना कहीं हम पे कम थी। जो टीम, विधायक जी की टीम, प्रॉपर्टी वालों की टीम, ठेकेदारों की टीम, जो लगातार उनके साथ 10 सालों से, और विधायक जी के, चेयरमैन साहब के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हैं लोग, जो काम कर रहे हैं कुओं पे, जो उनके साथ था वो लगा हुआ है, जो नहीं था उसको हटा दिया गया, जो उनके साथ मजबूती से लग रहा था, जो उनके बहुत ज़्यादा चेलागिरी कर रहा था, उसको कुएं पे रख दिया गया। जो जिनके रिश्तेदार भी कहीं किसी और प्रत्याशी के साथ थे, उनके रिश्तेदार को कुएं पे से हटा दिया गया, चाहे वो 20 साल से काम कर रहा हो, चाहे 10 साल से। पहले उनको एक सैलरी मिल रही थी 3 की जगह, अब उनको जब नगर पालिका का भार चेंज हुआ, चेयरमैन साहब के हाथ से गया, तो नगर पालिका के स्टाफ ने वो दोनों वो कर दी शिफ्ट, 3 की जगह 2 कर दी, 1 बढ़ा दी, तो अब 2 रखे जा रहे हैं जबकि होने चाहिए 3। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जाहिर है कि आपके पास रिसोर्सेज होती हैं, आपके पास लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए वैकेंसीज़ होती हैं। तो वो जिनको वैकेंसीज़ देते हैं, जिनको रखते हैं, जिनको प्रॉपर्टी में रखा, जिनकी कॉलोनियों को परमिशन दी, जिनको ब्लैकमेल किया गया, जिन राशन डीलरों को से वो सुविधा लेते हैं, और जिन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया उन्हें डराया जाता है। पहले भी डराया गया, अब भी डराया जा रहा है। जिन लोगों ने डेमोक्रेसी का खुल के इस्तेमाल किया और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको अभी भी पीड़ित किया जा रहा है। आपके बारे में ये कहा जाता था कि आप शांत स्वभाव के इंसान हैं और आप जो छोटे हैं वो युवा हैं, उनको आप साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, मगर ये भी कहा गया कि आपको किसी ने ये कहा कि आप जिस तरह से सामने वाले बोलते हैं इसी तरह से आप भी बोलें, दबंग दिखाने की कोशिश करें, या जो बदतमीज़ी वाला मामला जो होता है, जैसे पहली बार इलेक्शन में डबल सामने की टक्कर हुई, सोशल मीडिया पे सामने की टक्कर हुई, वहाँ से जवाब दिया गया, आपकी तरफ से जवाब दिया गया, तो इस तरह का किसी ने आपको कहा था, ये इस तरह से करने की बात आई थी आपके सामने कि भाई जिस तरह से वो सामने वाला जवाब देगा उसी तरह से आपको उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जवाब देने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है, मैं खुद अब पिछले 7-8 सालों से स्टडी कर रहा हूँ। मैं खुद पिछली बार भी चेयरमैनी की तैयारी कर रहा था, तो ये सब चीज़ें मैंने अपने आप स्टडी की हुई थी। बात रही उनकी फ़र्ज़ी आइडियो की, उसको सबक सिखाने वाले हम ही लोग हैं।
हमारी आईटी सेल, हमारे समर्थक, मेरे सपोर्टर, उनकी आईटी सेल को बिल्कुल हमने जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और बात रही उनके ज़ोर से बोलने की, बदतमीज़ी करने की, मैं 100 बार कहता हूँ मेरे साथ अगर उनकी तरफ से, क्योंकि मैं उनके सामने अपोनेंट एज ए चेयरमैन लड़ा हूँ, उनके समर्थकों की तरफ से, उनकी तरफ से एक होगी, मैं 10 करूँगा। मैं आज भी कहता हूँ, मैं कल भी कहूँगा, मैं करूँगा। और अब भी उनकी तरफ से कोई अगर पहल होगी तो मैं 10 जवाब दूंगा उसके। बात भाषणों की रही, मैं ना भाषणों में जब दबता था, ना दबूंगा, ना अब दबता हूँ, ना दबूंगा मैं। और अभी क्या है कि अभी एक प्रस्ताव पास हुआ है, कल इनकी बैठक थी, उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ है। हमने इनको ये दिखाया है, बताया है, हमने लोगों के ज़ुबान पर सवाल उठाने का हौसला दिया है। लोगों ने पूछना शुरू करा है कि 10 साल में क्या किया। ये मैंने सवाल दिए थे, मैंने उठाए थे। मैरिज हॉल के वायदे थे, कहाँ हैं? जनरेटर का वायदा था, कहाँ है? बहुत सारी चीज़ें हैं, 14-15 सीसीटीवी और मुफ्ती प्लाजा में ऑफिस और बहुत सारे जो उनको पहले वायदे थे। इस बार तो उन्होंने ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई फ़ायदा। उन्हें पता था कि जवाब देने वाला, सामने वाला प्रत्याशी बहुत ज़बरदस्त जवाब देने वाला, तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं करी डेवलपमेंट में। उन्होंने सिर्फ कहा कि अतीक को मार दिया, मुझे मार देंगे, बचा लो, इस बार माफ़ कर दो, एक बार और मौका दे दो वरना मैं बच नहीं पाऊंगा। इस तरीके के मुद्दे बनाकर उन्होंने रिसोर्सेज लगाकर उन्होंने चुनाव को जीतने का काम करा है। लोगों को थोड़ा सा बहकाया, डराया और ब्लैकमेल करा, जिस पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। 33 करोड़ 92 लाख का जो है बजट पास होने वाली बात आई है। उसमें ये भी कहा है गया है कि 2 पार्क, 2 वेंकट हॉल बनाने वाली बात भी आ रही है। उसके अलावा और चीज़ें जैसे थी। तो ये जो आपके वेंकट हॉल की बात आ रही है, इस पे लेके कुछ कहना चाहेंगे? यार वेंकट हॉल तो इस बार उन्होंने बनाना पड़ेगा। देखो, उन्होंने पहले बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने दूसरी बार बेवकूफ़ बनाया। इस बार मैंने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, जब सीट क्लियर नहीं थी तब भी आवाज़ उठाई, और जब सीट क्लियर हो गई उसके बाद मैंने डंके की चोट पे आवाज़ उठाई और सवाल पूछे, अपने समर्थकों से पूछवाए, सोशल मीडिया पे पूछे, माइक से पूछे, मंच पे पूछे, जगह जगह पूछे हमने। तो एक लोगों के अंदर एक हौसला पैदा हो गया है। लोग पूछेंगे, अभी 5 साल, पूरे 5 साल पूछेंगे। तो उनको मजबूरी बन गई है कि जैसे यहाँ पर एक ज़मीन पड़ी थी, हमारे साइड में एक ज़मीन थी, यहाँ में एक मज़ार है, उसके साइड में जहाँ वाल्मीकि पहले कूड़ी डालते थे, उस ज़मीन पे प्लॉटिंग कर दी गई। वो ज़मीन थी 3.5 बीघे के लगभग। उस पर एक वो नगर पालिका की ज़मीन थी, वो भारतेंदु हिंदू जी के पूर्वजों के मामले थे उसमें। तो उस ज़मीन पे मैरिज हॉल बन सकता था, पर इन्होंने 2-3 करोड़ रुपये कमा लिए उसमें। तो इस तरीके से इन्होंने कई सारी ग्राम समाज की ज़मीनें, नगर पालिका की ज़मीनों को इधर उधर घुमाया है। ठीक है, तो नियत होती तो बनता, मगर अब उन्हें ये घबराहट है क्योंकि युवाओं में बहुत सारे लोगों में कस्बे के जागरूकता आ चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, युवा सवाल पूछ रहे हैं। देख लेना आप, कुछ महीने बाद अगर ये मैरिज हॉल नहीं बना पाए तो मेरी तरफ से ना हो चाहे, मगर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मेरा एक चीज़ है कि युवाओं को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि जो भी नगर पालिका में बजट पास होता है उसका क्या तरीका होता है, किस तरह से होता है, और उसमें विकास के लिए किस किस तरह से काम किया जाए। क्योंकि आप जो है युवा हैं और बहुत कुछ जानते हैं, और कैसे कोई क्षेत्र चलता है नगर पालिका के द्वारा वो भी आप जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप समझाएं कि किस तरह से नगर पालिका काम करती है। देखिए, नगर पालिका में सबसे मेजर जो फंड होता है वो सैलरी का होता है, क्योंकि नगर पालिका में स्टाफ होता है सफाई कर्मी और ट्रैक्टर ड्राइवर, सफाई कर्मी, सुपरवाइज़र, लाइट वाले, ये सारी चीज़ होती हैं। ये स्टाफ का सबसे बड़ा पैसा आता है जो उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। नगर पालिका में इसमें भी एक मेजर कमाई ये है कि वो स्टाफ की सैलरी और एम्प्लॉय का नंबर वो कुछ और दिखाया जाता है, सैलरी उनको कुछ और दी जाती है, अकाउंट में डाल के उनसे पैसा कुछ और लिया जाता है। तो एक ये भी कमाई का जरिया है। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं वो वाली बात कर रहे हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने सैलरी कुछ और डिसाइड की और जिसको हायर किया उनको सैलरी कुछ और दी। सैलरी का बजट होता है एक, उस बजट के हिसाब से सैलरी दी जाती है, वो ऊपर ज़्यादा दिखाया जाता है, दी कम जाती है। मेरे कहने का मतलब ये, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जितने नंबर दिखाए जाते हैं उतने नंबर नहीं होते। अपने लोगों के अकाउंट में पैसे डाल के उसको एम्प्लॉय दिखा के पैसा निकाला जाता है। इस तरीके से कमाई की जाती है, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती। कस्बे के अंदर नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम रहते हैं, उसकी टाइमिंग भी गड़बड़ हो जाती है। साथ ही साथ डेवलपमेंट की बात करें, देखिए सड़कों का 10 साल एक सड़क जब बन जाती है तो उसे 10 साल तक दोबारा सड़क नहीं बनाई जाती। तो ठेकेदार को ये बनता है, ईओ को, जेई को और चेयरमैन को, कि जो सड़क बन रही है वो ठीक तरीके से बने, जो 10 साल तक वो अच्छे से चल जाए। फिर उसके बाद आता है मेंटेनेंस का पैसा। जो सड़क बनी है अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई है तो उसके पैचेस लगाना या उसको मेंटेन करने के लिए अलग बजट होता है।
तो नगर पालिका क्या करती है, इन सब चीज़ों को, प्रस्ताव को एक साथ बनाती है कि जो भी उन्हें डेवलपमेंट करना होता है अपने हिसाब से, तो वो उसका एक पूरा परफॉर्मा बनाते हैं कि हमें बजट चाहिए सड़क बनाने का, हमें बजट चाहिए मजदूर होगा, तो वो तो बस पूरा सेट होता है, वो तो लिख के जाना ही जाना है। उसके अलावा प्लस में कि हमें यहाँ जनरेटर खड़ा करना है एक कस्बे के लिए, या हमें पार्क बनाना है, या हमें कोई शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुविधा देनी है, या हमें स्पोर्ट्स में कोई सुविधा देनी है, जैसे स्टेडियम का मामला है, और जैसे आपका ये बैंक्वेट हॉल का मामला है। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट को आप जो बना के भेजेंगे उसमें पूरे नॉर्म्स अगर आप भेजते हैं तो वो स्वीकार भी होता है और वो बनता भी है। पर आप जब की नियति नहीं होने की, आप सारी ज़मीन तो आप कमाने में लगा दोगे, अपने 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 रिसोर्स पूरे करने में लगा दोगे। तो वो चाह रहे हैं कि नगर पालिका में मेरे जो ऐसे बन जाए, ऊपर से पैसा आ जाए, खुद ब खुद बन जाए, उसमें से भी मैं कमा लूँ। मिसाल के तौर पे एक योजना आई थी, वो एक प्लांट लगा है मंडावर रोड पर। वो प्लांट जो है कूड़े को जो है वो उसको रिसाइकल करता है, उसका बनाता है, क्या बनाता है, पेपर बनाता है, पता नहीं क्या बनाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग करता है उसको, और कूड़ा जो है वेस्ट ना हो, कूड़े को जो है रिसाइकल करके यूटिलाइज़ करे। अब वो प्लांट लग गया, कितने करोड़ रुपए का प्लांट लगा, वो उसका वो आया कितने का, वो ऊपर उसकी कोटेशन कितनी गई, उसमें कितना पैसा खाया गया, साथ में वो क्यों नहीं चला, इतना टाइम हो गया। भाई वो किसका पैसा है, वो नगर की डेवलपमेंट में आया हुआ पैसा है। वो ऊपर से योजना आई, इन्होंने लगा दिया, अब वो चला नहीं, कुछ नहीं, कूड़ा वहाँ पड़ा है सारा, वो पैसा तो हमारा जा रहा है ना, उसमें मिसयूज़ जो हो रहा है, जो इसमें समझिए नुकसान हो रहा है, वो जनता का हो रहा है, पैसे का भी और टाइम। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमने प्लांट लगाया, हमने बिजली विभाग को जो है एक वो दिया कि हमें इस तरह से यहाँ पे इतने किलोवाट की जो है ना सप्लाई चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए। वहाँ उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे सप्लाई अभी तक पहुँची नहीं है, तार का काम हो चुका है, जैसे ही तार का काम शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है वो प्लांट चल जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें बिजली विभाग जो है अपने हिसाब से भी तो चलती है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? भाई बिजली विभाग अपने विभाग से अपने हिसाब से चलती है, नगर पालिका अपने हिसाब से चलती है, सारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सब अपने हिसाब से चलते हैं। नेशनल हाईवे पे खंबे लगे, चेयरमैन के सामने लगे, बीच में लगे, चौड़ीकरण हुआ, खंबे रह गए, ट्रांसफार्मर रह गए, पेड़ रह गए, एक्सीडेंट हुआ, लोग मरे, किसी की जू रहेंगी ना, तो विधायक के किसी आदमी के कितने लोग हैं विधायक के साथ, यहाँ टीम कितनी मजबूत टीम है, कोई एकदम बता देगा टिप पे ये लोग हैं विधायक जी के साथ। किसी ने संज्ञान में ली बात, डिवाइडर पे गाड़ियाँ भिड़ रही थी, किसी ने संज्ञान में ली बात। 4-5 डिपार्टमेंट थे उसमें इन्वॉल्व, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, हाईवे के साइडों में इंटरकनेक्ट लगा, इंटरकनेक्ट लगाना हाईवे के किसी भी उसमें, नेशनल हाईवे के नगर पालिका का हस्तक्षेप जो है अलाउ नहीं होता है। इन्होंने जो है वो कमाने के चक्कर में इंटरकनेक्ट सारा लगा दिया, क्योंकि उसमें बहुत तगड़ा पैसा बच रहा था। यहाँ से वहाँ तक लगा दिया, वहाँ से वहाँ तक लगा दिया, सारे में इंटरकनेक्ट लगा दिया। अब विरोध हुआ, उसे उखाड़ा गया, किसका पैसा लगा, उसे उखाड़ा, वो किसका पैसा वेस्ट हुआ हमारा। अब वो जनता को बताने के लिए जनता को ये बता तो दीजिए इंटरकनेक्ट किसको कहा जाता है, लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। इंटरकनेक्ट जिससे आजकल हमारी सड़कें बनती हैं, एक इंटरकनेक्ट एक ईटा होता है जिसको हम रख देते हैं रेते के ऊपर, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको हटाकर काम करके वापस रख देते हैं। वो एक इंटरनेशनल योजना थी, वो यहाँ नहीं, वो देश से बाहर यूज़ होती थी। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो जब लगाते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। हमारे यहाँ करप्शन होने की वजह से उस इंटरकनेक्ट की क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है, इतनी ख़राब कर दिया, उसमें इतना घोटाला कर लेते हैं कि वो सड़क अगर बन जाती है तो वो ढंग से टिक नहीं पाती। तो वो लगे थे। अब नेशनल हाईवे पे खंबे जब रह गए तो मेरी उम्र ही कितनी थी, मैं सोशल वर्किंग में और पॉलिटिक्स में तो पैर ही नहीं रखा था, मैंने सोशल वर्किंग में पैर रखा था मैंने जब। तो मैं गया, हमने देखा कि यार गंभीर मुद्दा है, हमने उसमें धरने दिए, वो हड़तालें करी। तो जब ना चेयरमैन दिखा ना विधायक दिखा, हमने इनवाइट भी करा मगर कोई नहीं आया। मैंने अकेले दम पे और कुछ अपने नॉन पॉलिटिकल नॉन सोशल वर्कर दोस्तों के साथ और सब मेरे अजीज़ों के साथ मैंने धरने प्रदर्शन कामयाब करे। आप बताइए, उसमें डीएम के पास गए, हम एसडीएम के पास गए, उसमें नेशनल हाईवे इन्वॉल्व था, उसमें पीडब्ल्यूडी इन्वॉल्व था, उसमें बिजली विभाग इन्वॉल्व था, उसमें फॉरेस्ट विभाग इन्वॉल्व था, उसमें नगर पालिका, उसमें थाना, ये सारे डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व थे, मगर हमने काम कराया ना। अब वो लाइट वालों में बजट भी बना, उनका खंबे यहाँ से हट के यहाँ स्विच होने हैं, उसमें पूरा एक बजट बना, बजट पास हुआ, पास होने के बाद उसमें काम में लगाया गया। नेशनल हाईवे का अलग मसला था, बिजली विभाग का अलग मसला था, पीडब्ल्यूडी का अलग मसला, इतने सारे डिपार्टमेंट से हो गए। जब एक बच्चा करा सकता है कस्बे का, तो यार एक मौजूदा चेयरमैन एक प्लांट को चलवाने के लिए लाइट नहीं लगवा सकता। उसमें डिवाइडर को लेकर चेयरमैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये विधायक जी का काम है और इससे नगर पालिका का कोई मतलब नहीं है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा, कौन से डिवाइडर की बात है? डिवाइडर जो आप जिसके लेके आपने मुद्दा बनाया था कि ये यहाँ पे नगर पालिका का काम नहीं है। अभी मैंने डिवाइडर पे जो गाड़ी भिड़ती है, पिछली बार मैंने अपने निजी खर्च पे कराया था, जो बेस्ट कर सकता था मैंने किया।
उसके बाद मैंने इनको चैलेंज किया फेसबुक पर कि उस पर कहा गया कि नेशनल हाईवे का काम है, ये नेशनल हाईवे कराता है इसको, हमारे अंडर में नहीं आता है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने फेसबुक पे चैलेंज किया, मैंने लिख के कहा कि मैं नगर पालिका से ही कराऊंगा, आप रोक सको तो रोक लो, ये तक कहा मैंने। तो कौन सा चेयरमैन होने देगा वो काम। उसके बावजूद मैंने नगर पालिका को फोर्स करके नगर पालिका से ही उस डिवाइडर पे पोल लगवाए और बहुत अच्छे से लगवाए। मगर उन्होंने क्या करा, मुझे बिना इत्तला दिए सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग वो गए और उन्होंने जैसे तैसे करके अपना लगाया जुगाड़ और वो चले गए। उसके बाद मैं फिर पहुंचा कि यार आपने तो काम, भाई मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया, ईओ साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो वो तो करके चले गए अपना काम। तो नगर पालिका ने ही तो लगाया वो, उसमें तो साफ साफ है कि मेरा तो अभी भी पड़ा है, मेरे पास फ़ोटो भी है, नगर पालिका में पड़ी है मेरी एप्लीकेशन कि नगर पालिका डीएम साहब से ऑर्डर करा के मैंने नगर पालिका से लगवाया। तो नगर पालिका ने कैसे लगा दिया। उसके बावजूद मैं बताऊँ, मैं नगर पालिका आज चलो मेरे साथ, तुम भी चलना, मैं ईओ से मुँह पे कहलवाऊँगा, ईओ कहेगा ठीक है आप जैसे चाहो वैसे बनवाओ और हम जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने ठेकेदार को दे देंगे और आप बनवा लो और उसका बिल जो है हम उनके अकाउंट पे काट के आपको उसका पेमेंट इनसे करा देंगे। अब 33 करोड़ 92 लाख जो आए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, अब आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, ये तो प्रस्ताव अभी इन्होंने सार्वजनिक नहीं करा, मुझे जहाँ तक पता चला है। अब मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत, कि 2 मैरिज हॉल का उसमें प्रस्ताव है, सड़कों का है और नालियों का है, तो ये प्रस्ताव वहाँ भेजा गया है। प्रस्ताव तो आपके ऊपर है कि आप जो मोहल्ले के मेंबर हैं वो मेंबर ये डिसाइड करते हैं, अपने मोहल्ले की रिक्वायरमेंट देते हैं चेयरमैन को नगर पालिका जाके कि भाई प्रस्ताव में जब आप बोर्ड की मीटिंग करते हैं कि मेरे मोहल्ले में ये आवश्यकताएं हैं, वाटर कूलर इतने ख़राब हैं वो मेंटेन होते हैं, या सूर्य लाइट इतनी ख़राब है, या खंभों की लाइट इतनी ख़राब है, या वहाँ पर ये ज़रूरत है, या ये जगह पड़ी है आप उसमें पार्क में तब्दील कर दीजिए, या उसको आप इस तरीके से कर दीजिए। तो प्रस्ताव वो देते हैं, वो सारा मिलाने के बाद एक प्रस्ताव तैयार होता है सारे मेम्बरों का। लेने के बाद डिटेल चेयरमैन उसको डिस्कस करके क्या पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं है, ईओ भी बैठे होते हैं, ईओ सरकारी एज ए सरकारी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बताते हैं हाँ जी ये हो जाएगा, ये सही है, या इसको इस तरीके से कीजिए, या ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये चीज़ तो हमारे संज्ञान में है ही नहीं, बाहर है हमारे उससे। तो वो प्रस्ताव तैयार होता है। अब मेंबरों ने कितना दिया और चेयरमैन ने क्या किया ये उनको पता होगा। अब मेरी तो शुरुआत ये है कि मैंने कल वार्ड नंबर 1 के जो सभासद हैं उनको कॉल किया था, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, वो लेडी हैं, उनका नंबर था तो बात नहीं हुई। तो कल से शायद वो बात करूं और उससे 1 से लेकर 25 तक जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे जानने की कोशिश करूं कि आपने कौन कौन से मुद्दे रखे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। मगर आप विपक्ष की जो भूमिका है वो किस तरह से निभाने वाले हैं, क्योंकि जनता ये देखना चाहती है कि जिस तरह से आपने इलेक्शन लड़ा उसके बाद आप आपकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है उसमें आप क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। देखिए, अभी इलेक्शन के बाद से जिन लोगों का मेरे से ज़्यादा अच्छा रब्ता रहा, वो अपने आसपास मोहल्ले का कोई दुख सुख होता है, कोई परेशानी होती है, कोई मामला प्रशासनिक होता है, वो मुझसे शेयर करते हैं और उनकी मैं उस हिसाब से मदद करता हूँ। अब नगर पालिका में कोई मुझसे कहने लगे कि आप रोड पास कर दो या ठेका दे दो, तो वो तो मैं नहीं दे सकता। तो उनको भी पता है, वो जितना मुझसे अपेक्षा करते हैं जिस चीज़ के लिए, प्रशासनिक हो या कोई आपस का मसला हो, फैसला वैसला कराने का मसला हो, तो उसमें हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। बात रही अब इन चीज़ों की, नगर पालिका के हस्तक्षेप की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं वेट एंड वॉच पे हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी नई नई नगर पालिका में चेयरमैन आई है अभी। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं जानता हूँ कि पार्क और मैरिज हॉल तो बनेगा ही बनेगा, उनको पता है, उन्हें बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सड़क पे उतरूँगा, वो जानते हैं इस बात को। मैं इस बोर्ड मीटिंग का वेट कर रहा था, ये बोर्ड मीटिंग जब स्वीकार हो जाएगी, इसमें पैसा आ जाएगा, अगर वो बनाते हैं तो ठीक, नहीं बनाते तो हम ज़बरदस्ती बनवाएंगे। अच्छा, ये प्रस्ताव जो जाता है इसमें कितना टाइम लगता है लगभग? अगर मान लीजिए अगर किसी ने नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव कहाँ भेजा जाता है और उसमें लगभग कितना टाइम लगता है? ये नगर पालिका का एक डिपार्टमेंट होता है, नगर विकास मंत्रालय, लखनऊ हेड ऑफिस है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो इसे हर नगर पालिकाओं को संज्ञान में लेते हैं और वो पास करते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है कि टाइम लगे, ये तो जैसे ही जाता है, इस पर जब काम शुरू हो जाता है तुरंत वो इस पर संज्ञान लेते हैं, बजट दे देते हैं, क्योंकि उनके पास तो बजट रखा होता है। भाई हमारी नगर पालिका में पिछले दो टर्म्स में लगभग 250 करोड़ रुपये आए हैं और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस टर्म में भी ये 150 करोड़ रुपये आ जाएंगे। तो ये तो आते ही हैं। आप किस पर्पज़ से आप ले रहे हो और क्या उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि मुस्लिम इंटर कॉलेज में स्टेडियम बनने का प्रस्ताव गया हुआ है, तो वो तो विधायक जी के कोटे से होगा। विधायक जी का कोटे नहीं, वो तो कॉलेज कमेटी ने भेजा है और विधायक जी से बात करके भेजा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, वो गया हुआ है, वो सर्कुलेट हो रहा है
और मेरे सामने वो डीएम साहब के ऑफिस में भी था, मैंने उस पर डिस्कस भी करा था, मेरे सामने रखा था, तो मैंने उस पर डिस्कस भी करा था कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रस्ताव, ये एड ऑन प्रस्ताव होते हैं जो नगर पालिका अपनी तरफ से ऐड करके भेजती है कि ये चीज़ मेरे टाउन में हो सकती है। जिन भी टाउन में आप जाओगे, कहीं चले जाओ आप, आपको कहीं भी तालाब मिलेगा, कहीं भी कोई ऐसी नगर पालिका की ज़मीन मिलेगी जो आबादी के बीच में है, तो आप देखना कि उसको नगर पालिका ने राज्य सरकार से पैसा लेकर कितना ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। वो एक पिकनिक स्पॉट तक उसे बनाना चाह रहे हैं कि शहर के लोग यहाँ आएँ और थोड़ा सा फ़न करें। ये हर जगह गवर्नमेंट इसको मतलब बहुत अप्रिशिएट कर रही है कि हाँ ये आप करिए, मगर सिर्फ एक किरतपुर ऐसा कस्बा है जो अच्छा नगर पालिका होने के बावजूद जो हमारे किरतपुर में कोई भी इस तरीके की जगह नहीं है, बल्कि जो ज़मीनें पड़ी हैं इधर उधर, जैसे कि आप ईदगाह रोड पे जाओगे, ईदगाह से जस्ट पीछे आप जाओगे, इतनी बदबू आएगी आपको, कूड़ा पड़ा है। आप मंडावा रोड पे चले जाओ तो वहाँ आपको बदबू एंट्री मार देगी। इधर हाईवे से आओगे या उधर से आओगे तो रेलवे फाटक के पार आपको पूरी गंदगी मिलेगी। तो इधर को चले जाओ तो ये हाल है। तो इन्होंने तो बल्कि उसको खूबसूरत करने के बजाय और उसे जो है बिगाड़ा जा रहा है। एक मोतीचूर पे गौशाला है, उसके पास में एक तालाब है, देखो उसे मेंटेन करने की कोशिश हो रही है 1.5-2। तो एक जो है आपका स्टेशन चौराहे की तरफ जैसे जाते हैं हम, तो वहाँ पे वो उसका जैसे पानी के लिए एक स्रोत बनाया गया है बीच में, और उसके चारों तरफ जो है एंगल लगाई गई हैं, और इसी एक ही तरह एक मोतीचूर पे बनाया जा रहा है। अगर चाहे तो इसे भी पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं इस जगह को, नगर पालिका अगर चाहे तो। नगर पालिका चाहे तो सारे शहर में बहुत सारी जगह है भाई, एक थोड़ी। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गिन के 50 दे दूँगा जिसको आप पार्क में कन्वर्ट कर सकते हो। करने वाला होना चाहिए ना यार, आप फील्ड में आके काम करो। जब भी तो जब से आपने चेयरमैन नहीं हुई आपको ख़त्म, लड्डू बट रहे हैं, आप घर बैठे हो यार। आप खुद 10 साल में आपको कस्बे का यही नहीं पता कहाँ पे जगह पड़ी है, कहाँ। तो आपने लड्डू खाए? मुझे भेजते तो खाता मैं ज़रूर, क्यों नहीं खाता। तो पूरे किरतपुर में बैठे थे भाई, मेरे घर तो नहीं आए ना, जब भी तो नहीं खाए मैंने। मेरे घर आते तो मैं खाता, क्यों नहीं खाने का, क्या हो गया उसमें, क्या बात है। तो अच्छा, एक चीज़ और लास्ट, कि अगर मान लीजिए जैसे बजट आता है तो इसमें कोटेशन का क्या सीन रहता है? कोटेशन किस तरह से रहती है? जैसे कोटेशन, जैसे ये मशीन लगी, इसकी कंपनी से कोटेशन ली जाएगी कि आप हमें कोटेशन दीजिए, हम मशीन लेना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ आप लेंगे, आप भी अगर अपने लिए भी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ लेते हैं तो उनसे कोटेशन मांग लेते हैं। तो वो कोटेशन देते हैं कि कंपनी कहती है भाई हमारे ये चार्जेस हैं, इसमें इतनी जीएसटी और ये बिलिंग है, और इतना ट्रांसपोर्ट का खर्च है, और इतना असेंबलिंग का खर्च है। वो सब बताइए आपको, असेंबलिंग में मजदूरी सब ऐड करके ये सारी चीज़ें आपको ऑन स्पॉट हम लगा के देंगे, अलॉट करके देंगे, और इतना खर्चा आ जाएगा। इसमें इतनी डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हैं कितनी कितनी किस चीज़ की कीमत है। तो वो कोटेशन आपके पास आ जाती है। अब उस कोटेशन को आप बढ़ा चढ़ा के आप उनसे कहोगे, तो उसमें गेम ये होता है कि उनसे ये कहा जाता है कि कोटेशन को आप हमें दो बढ़ा के। अब 10 लाख की चीज़ आप 20 लाख की दिखाओ, और उस पर जीएसटी जो है हम दे ही रहे हैं, हम हमसे ले लो आप, बाकी बस बात ख़त्म। तो वो वहाँ जाएगा, अब उनसे कह देंगे कि जीएसटी आप हमसे काट लो, 10 लाख रुपए आप ले लो, बाकी जो प्लस की जीएसटी है वो ले लो, बाकी पैसा हमें दे दो, जो आपका टैक्स लग रहा है वो हमसे ले लो। तो जैसे रोड हो गया, जैसे रोड बनता है, रोड में भी जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर के पास है, अगर नगर पालिका ने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर पहले से ही रख रखा है, तो उसके वो उनकी कोटेशन, या बाहर से भी कोई अगर कोटेशन देना चाहे और अब रोड बनाने में वो सहयोग करना चाहे नगर पालिका का, तो वो कोटेशन तो किस तरह से होता है? अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है लगातार चलते हुए आ रहे हैं, तो उन्हीं को काम मिलता है या कोई बाहर से भी आके काम ले सकता है? काम कोई भी ले सकता है। इसमें एक सर्टेन अमाउंट है छोटा सा, गवर्नमेंट ने जो लगाया है कि इसके ऊपर जो भी टेंडर होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेंडर डलते हैं, ऑनलाइन टेंडर में जिसका टेंडर बेस्ट होगा और जिसका टेंडर सही होगा उसको टेंडर दिया जाता है। असल वे तो ये है। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये अपनी फर्जी 5, 7, 10, 15 आइडिया बनाते हैं, मतलब आईडी कह रहा हूँ, वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने करा लेते हैं। अब ये उस रजिस्ट्रेशन से उसी सड़क का ये क्या करेंगे, ज़्यादातर ये करते हैं कि छोटा ठेका निकालते हैं, छोटे पैच सड़क की, जिससे कि उस अमाउंट से ऊपर ना जाए। अगर उस अमाउंट से ऊपर जाएगी तो वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो अगर ये देखते हैं कि ऑनलाइन में चैलेंज है, फराज भी तैयार खड़ा है कोटेशन डालने के लिए, तो ये उससे नीचे रखते हैं कि जिससे कि ऑनलाइन जाए ना, जिसे चेयरमैन चाहे उसे दे दो ठेका। और जो ऑनलाइन जाएगा उसमें ये लोग ये करते हैं कि हमारे इस नगर पालिका में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता सड़क बनाने की, क्योंकि एक और दुख है कि अगर हमने ठेकेदारी में ऑनलाइन पेमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट ले भी लिया तो हमें पेमेंट नहीं होने की। भाई चेयरमैन पेमेंट करने को तैयार नहीं है। जिन ठेकेदारों ने पहले काम करा था और उन्होंने काम करा, लीलू भाई क्या क्या के जो है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत नसीब, उनकी इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे।
कि उनके पैसे रुके हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, मोटर वाले हैं और बहुत हैं जिनके पैसे रुके हैं, सड़क के ठेकेदार हैं, नाली के ठेकेदार हैं, प्लम्बर हैं, जिनके ठेके पैसे रुके हुए हैं क्योंकि उन्होंने उनकी मर्ज़ी का काम नहीं करा तो उन्होंने उनके पैसे रोक लिए। तो भाई कोई ले भी लेगा अगर, तो उसको ये पता है कि यार ये तो बहुत मामला ख़राब है इनका, तो कि ये पेमेंट ही नहीं करेंगे, तो वो लेता ही नहीं है। तो वो अपने आप ही अपने टेंडर डालते हैं ऑनलाइन, अपने टेंडर निकालते हैं, अपना आप ठेका लेते हैं। आपने मुशीर भाई का जिक्र किया, आपने एक वादा किया था कि अगर मैं बनता हूँ, अगर लगाया जाए या ना लगा जाए, नहीं लगाया कि अगर मैं बनता हूँ तो एम्बुलेंस लेके आऊँगा उनकी याद में। तो अगर मान लीजिए जैसे आप सक्षम हैं और विपक्ष में भी, मतलब अगर जैसे युवाओं के, एम्बुलेंस चलाने के लिए सक्षम नहीं हूँ भाई। एक एम्बुलेंस का बहुत बड़ा खर्च होता है। एक एम्बुलेंस कोई भी जज्बात में आ गया कुछ भी कह दे, मैंने कहा मैं बनूंगा तो मैं इसको मेंटेन करके चलाऊंगा। मुझसे भूरिया भाई की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आपको चुनाव में भी बहुत फ़ायदा होगा, ये अच्छी चीज़ है, उन्हें खुशी हुई। आप चुनाव से पहले अगर इसे चलाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा साहब मैं इतना खर्चा नहीं उठा पाऊंगा का मतलब ये है कि मैं उठा भी लूँगा तो यार इतना मैं एक्सपेंस नहीं कर सकता उस चीज़ पे, मेरे अपने अखराजात बहुत हैं। और एक ही चीज़ पे इतना नहीं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके मुझे काम करने पड़ते हैं, तो एक ही जगह पे मैं इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता जो औरों का हक मार दूँ। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आप तेल मत देना और ड्राइवर मत देना, आप एम्बुलेंस ला खड़ी कर दो और कह दो मैंने दे दी। तो मुझे उनकी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश करी, ठीक है ना, उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश करी। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कि ठीक है मैं सोचता हूँ इस बारे में, मगर मेरा ये था कि मैं जीतने के बाद चलाऊँगा। इसका बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। एक एम्बुलेंस ख़रीदना इतना मुश्किल नहीं है, ख़रीदने के बाद आप उसको 24 घंटे की अवेलेबिलिटी दोगे, आप उसमें 24 घंटे की, भाई किसी भी टाइम एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, 12 बजे भी पड़ सकती है, 1 बजे भी पड़ सकती है। इसमें ये तो आप जैसे उन्होंने भूरिया भाई ने ये वाली बात कही कि सिर्फ आप एम्बुलेंस दे दो, एम्बुलेंस लाने में ख़र्चा बहुत होता है, नहीं तो एम्बुलेंस लाने में मतलब लाइसेंस वाला मामला होता है, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी हैं। नहीं है। एम्बुलेंस आप 2-3 लाख, 2.5 लाख की, 2 लाख की आपको मैं चाहे जब दिलवा दूँ, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसी आप क्वालिटी लोगे वैसी एम्बुलेंस आपको तो अगर इतना मोहब्बत थी मुशीर भाई से, तो जब इतना खर्चा नहीं है तो आप ला सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता भाई, सेवा करना चाहता हूँ। एक एम्बुलेंस ला के मैं उसको कबाड़ नहीं करना चाहता। एम्बुलेंस ला के खड़े कर दूँ, उसमें तेल कोई डाला ड्राइवर को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ड्राइवर कौन होगा, एक्सीडेंट होगा क्या होगा, उसको सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें होती हैं, एक मैनर होता है इस चीज़ का। मैं ला के खड़ी कर दूँ, पता चल रहा है कि तेल डलवा के कोई कहीं ले गया, उसका तेल खत्म हो गया, वहाँ खड़ी है एम्बुलेंस, तो ड्राइवर किसी और को ले गया, नाली को ले गया, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया तो मुदस्सिर की। तो ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं कि बस आप जो है इतनी सी है, सस्ता है तो ला के खड़ी कर दो, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रॉपर एक एम्बुलेंस चलाई जाती है। नगर पालिका अगर अल्लाह ताला मुझे कामयाब करता है कि एम्बुलेंस आती है, उसका प्रॉपर डिपार्टमेंट बनता है, उसके लिए ड्राइवर असाइन होते हैं, और वो आपकी जो आप कॉल करते हैं तो वो आपके एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आपकी लोकेशन लिखते, फिर वहाँ पर लेकर आते हैं। ये सब चीज़ें बहुत आपको भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। आप एक बहुत सेफ्टी की चीज़ है, दूसरों को आप मरीज़ को लेकर जा रहे हो अपने साथ, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं आपने एम्बुलेंस दे दी, जाओ ले जाओ, कहीं पता चला ख़राब हो गई तो दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुदस्सिर जमा खां साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की कि नगर पालिका का काम क्या होता है और नगर पालिका के अंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोटेशन किस तरह से होती है, और लास्ट में वही वाली बात कि तुम मुझे नहीं देखोगे, तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें नहीं चुनूँगा। अब इनके मुँह से ही सुन लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें नहीं चुनूँगा, कोई बात नहीं, देखते हैं कल होता है क्या, तुम पछताओगे या मैं पछताऊँगा, कोई बात नहीं। तो लास्ट था, मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।